हेलो एवरीवन। आज के यहाँ इस लेक्चर में हम मेटल कार्बोनिल्स और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो मेटल कार्बोनिल्स का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ये कुछ पहले लेक्चर में लिया था हमने, और उसका जो बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनिल्स का जो बॉन्डिंग है, सो फ्री सीओ यानी कि जो अनकोऑर्डिनेटेड सीओ होते हैं, ठीक है, और मेटल कार्बोनाइल्स का जो सीओ होता है, उन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो उसके लिए हमारे पास क्या एक टेक्निक है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज ए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है जहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते हैं जिसकी रेंज होती है 400 टू 4000 पर सेंटीमीटर। सो द रेंज ऑफ व्हाट आईआर इज 400 टू 4000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मैं ज़मीर शेख आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अकोला। तो आखिरी तक बने रहिएगा, मोर इंटरेस्टिंग हम कुछ एग्जांपल्स इसमें सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उसके फ्रिक्वेंसीज कैसे वैरी होते हैं ये हम आप आज को बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको हम बताएंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जानने से पहले हम थोड़ा सा मेटल कार्बोनिल का एक बार रिव्यू देख लेते हैं। मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है कि जो आपका जो CO है ये लिगैंड है जिसका नाम है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। क्योंकि अगर हम CO का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये हमको मिलेगा स्ट्रक्चर इस तरह से। इट इज़ अ हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लिगैंड आपका डोनेट करेगा मेटल को, और जिसकी वजह से और कैसे होती है बॉन्डिंग, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब साइमल्टेनियसली क्या होता है, देयर इज अ डेफिशिएंसी इज ऑकर्ड ऑन द CO। सो देन टू सेटिस्फाई दैट डेफिशिएंसी क्या होगा आपका, ये जो आपके डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सो इट विल बी स्टार्टेड बैक बॉन्डिंग। क्यों बैक बॉन्डिंग होता है, बिकॉज आपका जो CO है ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, और इस वजह से वो CO अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। अब उस वजह से क्या होता है कि ये जो CO जो बॉन्ड ऑर्डर है उस पे आपका सबसे पहले इफेक्ट होगा, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स में पहले अपन बॉन्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ये वाला। तो मेटल और लिगैंड के बीच में यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में जो है एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका डेवलप होने की कोशिश हो रही है। तो आपका मेटल जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट, जिसको अपन लेविस क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे। और लिगैंड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी कि लेविस बेस हो गया। तो इस तरह से इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल आपका होता है। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसमें CO लिगैंड है, और CO जो है ना वो न्यूट्रल लिगैंड होता है। अब अगर कोई लिगैंड न्यूट्रल है तो आपका कॉम्प्लेक्स भी क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, आपके CO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 रहती है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी बात इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, वो एक्वायर करते हैं। उस वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये पैरामैग्नेटिक भी है, क्योंकि इसमें ओनली 17 इलेक्ट्रॉन आते हैं बैलेंस में, आप काउंट कर सकते हैं उसकी जगह। तो बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरली अनस्टेबल होते हैं। बाकी रिमेनिंग मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर डायामैग्नेटिक एंड दे ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए, तो इसका जो प्रिपरेशन है वो भी हम देख सकते हैं कि जैसे कुछ मेथड्स का प्रिपरेशन हम डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे बना देते हैं, जैसे निकेल है, आयरन है, क्रोमियम है। तो इनका रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे होता है CO के साथ में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट लाइक निकेल टेट्राकार्बोनाइल सिस्टम, देन आयरन सिस्टम, देन CrCO6 सिस्टम बना सकते हैं। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, Na वाली, इट्स अ मॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब इसमें मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में इतने टाइप्स के आपको जनरली क्वेश्चंस आपको बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखो। सबसे पहला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने कैसे करते हैं, बाई न्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, उस हिसाब से पॉलीन्यूक्लियर सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जनरली हम एक्सप्लेन करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ये भी हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ पॉलीन्यूक्लियर सिस्टम इज गिवन। और फाइनली हम इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो कर सकते हैं हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो आज के इस लेक्चर में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ लेकर कैसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस टाइप का आपका कार्बोनिल प्रेजेंट है देखिए, ठीक है, वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। चलिए, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या।
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट लेकर उस कंपाउंड अननोन कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं, राइट। अब बेसिकली क्या होता है कि हमको पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या प्रिंसिपल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि आपका जो सैंपल है ये वाला, सपोज दिस इज अ मैटर और योर कंपाउंड, इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इनका इंटरेक्शन हो जाएगा किसका किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि एक एनर्जी है, एनर्जेटिक रेडिएशंस है, वो हम जब मैटर पे इंटरेक्ट करते तो क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे मे बी एब्जॉर्प्शन, देन एलिमिनेशन, वन कैन कॉल्ड एज इमिशंस, स्कैटरिंग, है ना, ये फिजिकल चेंज होता है वहाँ पे। सो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सपोज आपका मैटर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो जो फिजिकल चेंज हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो चेंज होता है बेसिकली। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होना, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल चेंज होना, रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज होना, तो वो जो चेंज है वो हम देखते हैं किसके थ्रू, डिटेक्टर के थ्रू, वो हमको पता चलता है। और डिटेक्टर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्राफ में, यानी कि स्पेक्ट्रम। तो डिटेक्टर के थ्रू उसका एम्पलीफिकेशन होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस आती है। मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कि किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ द मैटर, इट विल अंडरगो द फिजिकल चेंज एंड दैट फिजिकल चेंज इज नथिंग बट द it can be counted, it can be detected with the help of detector, और finally it will proceed to the spectrum, जो कि 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल डेटा वगैरह होता है, डेटा से हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली क्या प्रेजेंट है इसमें। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल अगर हमको देखना है तो इसमें हम EMR की जगह क्या यूज़ करेंगे, IR सोर्स यूज़ करेंगे। तो IR सोर्स मतलब क्या होता है, इट इज़ अ इंफ्रारेड रेडिएशन, और जिसकी कितना होता है इसका, 400 to 4000 पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि IR जब आपके मैटर के साथ इंटरेक्ट होते तो वो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इतनी रेडिएशन वाली लाइट अगर किसी सैंपल पे डालेंगे मॉलिक्यूल पे, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट होना शुरू। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन हमने देखा है, स्ट्रिंग का एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। अगर हम उसको स्ट्रेच करते तो देखो किस तरह से वेव्स आपको क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। सो दैट विल द प्रोसेस कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन। यहाँ पे देखो क्या होता है, IR हमने लिया है, सो दिस इज विल बी द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स से आया, सैंपल पे इंटरेक्ट हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। अभी वाइब्रेट हो रहा है मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल जो होते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, उसमें चेंज होता है, यानी कि V0 to V1। और ये जो टेक्निक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम डिटेक्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बराबर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल टेक्निक है ये, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट ऑर्गेनिक हम इनऑर्गेनिक के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिंकेज अगर है आपके पास, है ना, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। चलिए, अब ये सब पता करने के लिए हमारे पास एक हुक्स लॉ है ना, आपने सुना होगा उसके बारे में। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो है ये प्रोपोर्शनल होती है 1/2π√k/में, राइट। तो एक फार्मूला है। सो के क्या होता है, के होता है फोर्स कांस्टेंट, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। फोर्स कांस्टेंट यानी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। और म्यू क्या है आपका, रिड्यूस्ड मास, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होगी, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से ज़्यादा किस में होगी, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अभी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। देखो के और म्यू का के और न्यू का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और म्यू क्या होता है, न्यू और म्यू इज अ रिड्यूस्ड मास, जैसे जैसे रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो IR का जो रीजन है वो पर्टिकुलरली आता है 400 to 4000 में। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 3 A B बता दिए। तो जैसे जैसे बॉन्ड आपका बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए जनरली ये फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी, डबल बॉन्ड के लिए ये रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये रहेगी। यानी कि देखो कैसे कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। अब रिड्यूस मास का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका रिड्यूस मास निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, रिड्यूस मास इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, मास ऑफ वन आइटम इंटू मास ऑफ सेकेंड आइटम डिवाइड बाय मासेस ऑफ बोथ आइटम, ठीक है। प्लस करना है आपको दोनों का। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे आप ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे Br आ गया। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जैसे आप जा रहे हो तो आपका क्या बढ़ रहा है, रिड्यूस मास बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। तो जैसे जैसे जस्ट एग्जांपल देखो 1300, 1100, 900, देन 700, लाइक दैट, ओके।
चलिए अब हमको बात करना है फ्री CO के बारे में, और हमारा जो टॉपिक है वो आज का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट मेटल कार्बोनेट्स। तो फ्री CO यानी कि हमारा जो CO होता है ये है अनकोऑर्डिनेटेड CO, और जब ये कोऑर्डिनेट हो जाता है तो आपको इस तरह से बनेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रहता है, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है पहले ये दे रहा है इसको, फिर ये दे रहा है। सो इस तरह से क्या होता है MC के बीच में आपका क्या बनेगा, बॉन्ड, और बॉन्ड क्या बढ़ेगा आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाता है, CO का जो नेचर है आपका कम होगा, और स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ कम होगी तो K कम होगा, K कम होगा तो आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। चलिए, तो फ्री CO का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो होता है 2143 पर सेंटीमीटर। तो हम आसानी से पता लगा सकते कि आपका CO फ्री है या कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या होगा, आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ना कुछ पैरामीटर पे डिपेंड होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से क्या हो जाता है। सो एग्जांपल मैं बताऊंगा, सपोज मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है इनोन, तो इनोन का अगर मैं रेजोनेंस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब पहले केस में देखो कार्बोनिल हमारा डबल बॉन्ड तो दिखता है, बट जैसे वो रेजोनेंस हो गया तो आपका डबल बॉन्ड रहा क्या, नहीं रहा, यानी कि रेजोनेंस जैसे बढ़ जाएगा तो आपका क्या होता है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, रेजोनेंस इंक्रीजेस, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजेस, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अगर बढ़ेगे तो वहाँ पे आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का रहा तो डिक्रीज होगा। सो वेरी सिंपल। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू दैट सेम हुक्स लॉ वही हम वापस से दोहराते हैं एक बार। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है ये प्रोपोर्शनल होती है K के साथ में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के साथ में। तो K होता है यानी कि फोर्स कांस्टेंट, यानी कि होता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, क्या होता है इसको, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है इसके अंदर कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, और स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी आपका बढ़ेगा, बिकॉज इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू वाइब्रेट, इट्स वेरी सिंपल। चलिए, तो फ्री CO जो होते हैं ना उनके लिए, यानी कि जो अनकोऑर्डिनेटेड CO है ये वाले, तो उनके लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 2143 पर सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कितनी होती है वो, 2143 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेकिन जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मेटल और ये जो अगर हम बॉन्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दैट बैक बॉन्डिंग फेनामेना क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड डेवलप हो रहा है, डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है। दिखता है आपको यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट डबल बॉन्ड विल बी डेवलप। तो CO पे 100% इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं बैक बॉन्डिंग का क्या होता है। सो जैसे जैसे आपका मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका CO कम हो जाएगा, यानी कि आपका मेटल अगर रिच रहेगा तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग करेगा तो CO कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास मेन फ्रीक्वेंसीज है, ये वाला चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और इसमें क्या दिया है, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बताई गई है। चलिए, तो फ्री CO अगर रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो एब्जॉर्ब करता है 2143 में। अगर वो सिंगली कोऑर्डिनेटेड होगा जैसे NiCO4, FeCO5, Mn2CO10, CrCO6, ओके, इन सब केसेस में आपका फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज होकर कितने पे आएगा, 1850 से लेके 2120 के बीच में आपको अगर पीक मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ ए मोनो कोऑर्डिनेटेड, यानी कि एक बार आपका, यानी कि वो CO कैसा है आपका, टर्मिनल है, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस CO इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल CO। अगर आपका पीक IR स्पेक्ट्रम में कहाँ पे आता है, 1852 से लेके 2120 इतना आता है। तो चलिए, अब अगर कुछ केसेस में डबली ब्रिज है, तो यानी कि दो मेटल आपके साथ एक ही CO को कोऑर्डिनेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी क्योंकि बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितने पे आ रही है आपकी, कितने पे एब्जॉर्ब कर रहा है वो, 1700 से लेके 1860 तक, ठीक है, दिस वन। एंड लास्ट वन, अगर आपके पास 3 मेटल कोऑर्डिनेट है CO को तो उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर जाती है आपके CO के साथ, यानी कि कार्बोनिल जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका फ्री CO से लेके ट्रिपली ब्रिज तक कैसे कैसे आपके फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज हो रही है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का वेरी सिंपल कंसेप्ट देखो, बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, ये जो MC बॉन्ड है ये बढ़ता है और CO का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जो कम हो जाता है, वेरी सिंपल। तो स्ट्रेंथ कम हो रहा है CO का तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से फेनोमेना आपकी यहाँ पे हो रही है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है। तो बैक बॉन्डिंग नेचर जो है, बैक बॉन्डिंग नेचर अगर आपका बढ़ रहा है, CO का स्ट्रेंथ कम होगा, और CO का स्ट्रेंथ कम होगा मतलब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। वेरी सिंपल। चलिए अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं पहला एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, केस 1। अगर आपके कॉम्प्लेक्सेस में, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है, कौन से वाले ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, यानी कि जिसमें लोन पेयर वगैरह होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वाले, तो ये क्या करते हैं, मेटल को सबसे पहले अपनी डेंसिटी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेटल के सराउंड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लगा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब की केस में, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस रहेंगे तब। तो उसमें क्या होता है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है वो आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो CO का धीरे धीरे क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। सो ये आपका जो है ये कम हो रहा है, और ये जो है आपका वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच रहेंगे सेंट्रल मेटल आयन को, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मेटल क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मेटल अगर बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, आपका CO पे क्या हो रहा है, CO का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और CO का स्ट्रेंथ कम हो गया मतलब ऑब्वियसली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो डिक्रीजेस। सो पहली केस हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में अटैच रहेंगे तो आपकी कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब वही केस हम देखते हैं सेकंड वाला। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग टाइप की ग्रुप प्रेजेंट है, तो जैसे मानो ये एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास लगी हो तो क्या हो जाएगा, तो वो अपने मेटल किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। अब अगर वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में, वो कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो वो कार्बन को देगा क्या, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है आपकी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और बैक बॉन्डिंग कम होने की वजह से आपका CO स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है CO की वो भी बढ़ेगी। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट सेकंड कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच रहेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द मेटल आयन इज डिक्रीजेस, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, कम होगी। सो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी। सो CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा और आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी CO का बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे अलग अलग चार्जेस भी आते हैं। अब मेनी टाइम जो है आपका कॉम्प्लेक्स ये वाला होता है न्यूट्रल, बट कुछ केसेस में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ केसेस में नेगेटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है मतलब आपका मेटल किस में, देखो CO तो न्यूट्रल होता है हमेशा, फिर आपका मेटल, इसका मतलब क्या हो गया, मेटल कौन है आपका, डेफिशिएंट है, और इस केस में कौन है आपका, मेटल आपका रिच है, इस केस में आपका मेटल न्यूट्रल है। तो देखो जहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बैक बॉन्डिंग होगी क्या, वहाँ पे नहीं होगी। तो बैक बॉन्डिंग कम होगी तो MC स्ट्रेंथ आपका कम होगा, MC स्ट्रेंथ कम होगा तो CO आपका बढ़ेगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए इस तरह से। तो एक सिंपल सा बात याद रखना कि अगर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो आपके CO की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी वहाँ। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है ना पहले केस में। लास्ट एग्जाम्पल देखो तीसरा वाला जहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है मतलब आपका मेटल रिच स्टेट में, और मेटल रिच रहेगा तो क्या हो जाएगा, का बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा तो क्या हो जाएगा, CO कम हो जाएगा। तो देखो पहले केस में CO बढ़ रहा है, दूसरे केस में आपका CO कम हो रहा है। ये सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। चलिए अब हम इस पर कुछ करते हैं टैली, हम कुछ करते हैं अप्लाई एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अब आपके पास देखो पहला कॉम्प्लेक्स दिया है TiCO6 2 नेगेटिव, दूसरा दिया है VCO6 नेगेटिव, और तीसरा दिया है CrCO6 नेगेटिव। अब A, B और C कॉम्प्लेक्स हमने नॉमेनक्लेट भी किया। यहाँ पे A पे 2 नेगेटिव चार्ज है, B पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तीसरे पे कुछ भी नहीं, यानी कि जिस पे जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेंगे उतना ज़्यादा वो बैक बॉन्डिंग करेगा और उतना उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा CO का। ठीक है, चलिए तो फ्रॉम ABC हम ये देख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है क्योंकि चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, फ्रॉम A टू B, B टू C आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से सबसे पहले हम निकाल सकते हैं MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड हम निकाल सकते हैं। और दूसरी बात निकाल सकते हैं जो कि हमको निकालना होता है वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। बराबर, इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो
बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली MC फ्री ज़्यादा रहेगा, बैक बॉन्डिंग कम है तो VCO ज़्यादा रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4 चीज़ें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आपकी इस कॉम्प्लेक्स में। तो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसका ज़्यादा रहेगा, आपका A वाले का, जस्ट यानी कि जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो आपका क्या रहेगा फिर, देखो ये और ये दोनों एक सेम है, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ MC। तो ये ABC है, ये भी आपका ABC है। अब हमको देखना होता है CO का, तो CO का उसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका CBA। अगर आपको लेंथ पूछा है किसी ने तो आप ये इसके साथ लगा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें सेम होती है और पहला और लास्ट वाला सेम चीज़ें होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कोई अलग इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो देखो ABC CrCO6 MnCO6 प्लस FeCO6 से 2 प्लस। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम A से B में जा रहे हैं, B से C में जा रहे हैं, डेफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है किस पे, मेटल आयन पे। तो जब डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। तो बैक बॉन्डिंग कम हो रही है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, वहाँ पे बढ़ेगी। चलिए, फ्रॉम A to B एंड B to C द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज डिक्रीजेस। क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपकी डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो है बैक बॉन्डिंग का वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाए, CO का बढ़ेगा, यानी कि CO का स्ट्रेंथ आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो ये उसका रीज़न हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं। मेटल कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ MC के। और MC बॉन्ड लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये किसका ज़्यादा रहेगा, ABC के लिए। उसी तरह से MC वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी ABC के लिए ज़्यादा रहेगा। अब ये उसके उल्टा हो जाएगा, MC बॉन्ड लेंथ CBA हो जाएगा और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ CO जो है ये हो जाएगा आपका अगेन CBA। सो ये वेरी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए CrCO5 PF3 और CrCO5 PCl3। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस है इसका, PF3 का और PCl3 का। तो ये दोनों जो लिगैंड है ना, एक में 3 फ्लोरीन लगे हुए, एक में 3 क्लोरीन है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी आपकी बढ़ रही है PF3 में, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी उसका ज़्यादा रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, CO फ्रीक्वेंसी ऑल्सो व्हाट इंक्रीजेस। तो इसलिए आपका जो ये आंसर रहेगा एक्सपेक्टेड विल बी दिस आंसर। ठीक है, A का ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू B, और MC का अगर हम लेते तो उसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। सो लास्ट में समरी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे होता है आपका। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ लेकर हम फ्री CO की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 2143। अगर वो टर्मिनली कोऑर्डिनेटेड है तो आपका 1850 से 2120। ब्रिजिंग अगर है आपका, जिसको अपन म्यू बोलेंगे, यानी कि आपके पास 2 मेटल कोऑर्डिनेट होंगे CO के साथ में, तो ऐसे वाला अगर कोई रहेगा सिस्टम तो उसको अपन बोलेंगे कितना आएगा, वो 1700 से लेके 1860 में। और अगर कोई ट्रिपली ब्रिज्ड है, ट्रिपली ब्रिज का मतलब होता है कि एक ही CO 3 मेटल के साथ कोऑर्डिनेट है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है 1700 से लेके 1600। मतलब इट इज़ क्लोजर टू और इट इज़ क्लोज टू व्हाट, योर कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ या कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। पहला एग्जांपल आपका निकेल NiCO4 का एग्जांपल है पहला, जिसमें सारे के सारे CO कैसे लगे हुए, टर्मिनल लगे हुए। तो इसका मतलब ये सब कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, 1850 से 2120 के रेंज में। Mn2CO10 ये भी डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक MM बॉन्ड दिखता है तुमको मेटल मेटल के बीच में। इसमें भी सब जो CO लगे हुए सब के सब टर्मिनल है, और इसकी भी जो रेंज होती है वो 1850 से 2120 के बीच में होती है। और लास्ट एग्जांपल आपका CrCO6। कई सारे एग्जांपल है इसमें, ले सकते हैं आप। तो CrCO6 मतलब ये 3 जो एग्जांपल है ये टर्मिनल फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन होती है 1850 से लेके 2120 के रेंज में। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ब्रिज वाले। तो ब्रिज वाले में क्या दिया है, पहला एग्जांपल दिया है CO2 CO8। तो ये सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर दिया है इसका। CO2 CO8 में 2 ब्रिजिंग है CO और 6 आपके पास टर्मिनल है। देन Fe2 CO9 का एग्जांपल है, जिसमें 3 ब्रिजिंग है और 6 टर्मिनल है। और लास्ट एग्जांपल है आपका Fe3 CO12 है ना। तो इसमें जो आपको नंबर ऑफ कार्बोनिल ब्रिजिंग दी है वो 2 दी है, और बाकी सब के सब टर्मिनल है। तो इन सब का जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं, म्यू CO का कितने ब्रिज हैं, तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, और यहाँ पे कितने आते हैं, यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, और ब्रिज कार्बोनिल का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है वो, ये है उसका एब्जॉर्प्शन रीजन 1700 से लेके 1860। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम जो है इसको
सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ट्रिपली कहीं पे ब्रिज होगा तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द रीजन ऑफ ऑर्गेनिक CO मॉलिक्यूल, जो CO का फंक्शन ग्रुप आपका होता है, ठीक है। तो ये आता है 1600 के आसपास। चलिए, तो ये सब एग्जाम्पल जो थे हमारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थे रिलेटेड टू दैट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो आपको होप आपको ये लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा, इंटरप्रेट आप कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। और आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर आपका एक कमेंट भेजिएगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो वो भी उसमें डालिएगा, ठीक है। और ये आपके फ्रेंड्स के साथ ये आपको वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, स्टे कनेक्टेड और स्टे सेफ। थैंक यू।